ला रही थी, उसने धीरे से कहा, सुनो बेटा, कल जब राजा साहब आए तो उनसे एक बात जरूर कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकदार मोतियों की माला है उसी में मेरी प्राण बसी हुई है। दिन भर जब वह रानी उस माला को पहने रहती है तब मैं निस्पंद पड़ी रहती हूँ, और जैसे ही वह रात में उसे उतारती हैं मेरे शरीर में फिर से प्राण आ जाता है। राजकुमार सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। अगले दिन रोज की तरह राजा वीर प्रताप महल आए। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को गोद में लिया वह बोला, हे महाराज, मेरी माँ ने कहा है कि बड़ी रानी के गले में जो माला है उसी में उनकी जान बसी है। अगर वह माला मुझे मिल जाए तो मेरी माँ फिर से जीवित हो सकती हैं। यह सुनकर राजा का दिल कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि मैनावती की यह हालत राजेश्वरी की ईर्ष्या और षड्यंत्र का नतीजा है। अब सबसे जरूरी था उस माला को किसी भी तरह से वापस लेना। राजा ने एक योजना बनाई और उसी दिन बड़ी रानी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सहज भाव से पूछा, महारानी, यह जो भारी सी मोतियों की माला आपने पहनी है, यह आप हमेशा क्यों पहनती हैं? इसे उतार दीजिए, बहुत बोझिल लग रही है। राजेश्वरी ने झट से कहा, नहीं महाराज, यह माला मेरी मां की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं उतार सकती। राजा ने जब देखा कि बड़ी रानी राजेश्वरी माला उतारने को बिल्कुल तैयार नहीं है तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इसे लेने के लिए सीधी राह नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। गंभीरता और सहानुभूति का भाव था। वे बोले, रानी, मेरा एक परम मित्र है, उसका एक छोटा सा राजकुमार है। दुर्भाग्यवश उस राजकुमार की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा मित्र बेहद दुखी रहता है और अकेले उस राजकुमार की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उस छोटे से राजकुमार को कुछ दिनों के लिए महल में ला सकता हूं? क्या आप उसका लालन पालन कर सकेंगी? राजेश्वरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह बोली, हां महाराज, क्यों नहीं, आप उस राजकुमार को जरूर ले आइए। हमारे कोई संतान तो है नहीं, मुझे उसका ध्यान रखकर अच्छा ही लगेगा। फिर अगले दिन जब राजा मैनावती के महल में जाते हैं तब वह अपने पुत्र छोटे राजकुमार से कहते हैं, बेटा, जैसा मैं कह रहा हूं ठीक वैसा ही करना। जब बड़ी रानी तुम्हें गोद में लें तो उनके गले में जो मोतियों की माला है उसे पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर देना और कहना कि मुझे इस माला के साथ थोड़ा खेलना है। तब तक रोते रहना जब तक वह माला उतारकर तुम्हें न दे दें। राजकुमार ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बोला, मैं समझ गया है महाराज, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। जब राजकुमार और राजा महल में पहुंचते हैं तब सभी लोग उस छोटे राजकुमार को बेहद स्नेह करने लगते हैं। कुछ ही देर में बड़ी रानी वहां आई और राजकुमार को गोद में उठा लिया। जैसे ही वह उसकी गोद में गया उसने माला को पकड़कर रोना शुरू कर दिया और मासूम आवाज में बोला, मुझे यह माला चाहिए, मैं इसके साथ खेलूंगा। राजकुमार जोर जोर से रोते हुए बार बार वही बात दोहरा रहा था। बड़ी रानी परेशान होकर बोली, नहीं राजकुमार, यह माला कोई खेलने की चीज नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरे खिलौने लेकर आती हूं। लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उतनी ही जिद के साथ चिल्ला रहा था, मुझे यही माला चाहिए। उसके रोने की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। एक एक कर सभी सेवक, दास दासियां और महल के लोग वहां जमा हो गए। हर कोई उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। कोई मिठाइयां लाया, कोई खिलौने दिखाने लगा, कोई उसे मनाने लगा। लेकिन राजकुमार के मन में बस वही माला थी। वह माला जैसे उसके जीवन का प्रश्न बन चुकी थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अगर माला नहीं मिली तो उसकी सांसें ही थम जाएंगी। उसी क्षण योजना के अनुसार राजा वीर प्रताप वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमार की हालत देखी और फिर गंभीर स्वर में बड़ी रानी से कहा, रानी जी, यह आप क्या कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक छोटे से बालक से माला जैसी साधारण चीज के लिए तकरार कर रही हैं। सोचिए, अगर इस नन्हे राजकुमार को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? आपकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? बड़ी रानी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। उसे पहली बार अपने फैसले पर संदेह हुआ। मन में डर बैठ गया, अगर सच में राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए यह माला इस राजकुमार को दे देती हूं। जब इसका मन भर जाएगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी। उसने अपने गले से वह मोतियों की माला उतारी और राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार वह माला लेकर इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगा। कुछ देर बाद वह सीधा राजा के पास आया और मुस्कुराते हुए वह माला उन्हें दे दी। राजा ने बिना एक क्षण गवाए राजकुमार को साथ लिया और सीधा मैनावती के महल की ओर बढ़े।
वहां पहुंचकर उन्होंने वह मोतियों की माला धीरे से मैनावती के गले में डाल दी। क्षण भर में ही जैसे चमत्कार हो गया। मैनावती की बंद पलकें थरथराईं, होठों में कंपन हुई और अगले ही पल उसकी सांसें लौट आईं। धीरे से आंखें खोलकर वह बोली, महाराज, मेरे प्राण इसी मोतियों की माला में बसते हैं। जब यह माला किसी और के पास चली जाती है तब मेरे शरीर से प्राण भी चले जाते हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ पकड़ते हुए कहा, मैनावती, अब मैं सब जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा वीर प्रताप ने मैनावती का माथा सहलाते हुए कहा, तुम अभी कुछ दिन यहीं इसी महल में आराम करो। सही समय आने पर मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल ले चलूंगा। ये कहकर राजा चुपचाप वहां से चले गए। उधर बड़ी रानी राजेश्वरी का मन अब बेचैनी से भर चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह बार बार इधर उधर नजरें दौड़ाकर पूछती, महाराज, क्या आपने उस छोटे से राजकुमार को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं था, पर अब अचानक गायब हो गया। शायद वह आपके साथ ही होगा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं रानी साहिबा, वह तो हमारे साथ नहीं है। देखिए, यही इधर उधर कहीं खेलता हुआ मिल जाएगा। रानी ने महल के हर कोने को छान मारा, हर कमरे, हर आंगन में ढूंढा, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा स्वयं उसके पास आए और बोले, रानी साहिबा, मुझे अभी एक अत्यंत गुप्त सूचना मिली है। हमारा पड़ोसी राज्य युद्ध के लिए तैयार बैठा है और इस बार उनका पहला निशाना है हमारा महल और आप। राजेश्वरी सिहर उठी, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी रक्षा के लिए मैंने पहले ही एक गुप्त तहखाना तैयार करवा रखा है। वह इतना सुरक्षित है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां आपके लिए सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। आप कुछ दिन वहीं विश्राम करें जब तक संकट टल न जाए। डरी हुई बड़ी रानी कुछ भी न कह सकी। राजा के पीछे पीछे चलती हुई वह उस अंधेरी सुरंग जैसी जगह में उतर गई। भारी लोहे के दरवाजे के पीछे जब वह कैद हुई तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि महाराज अब सब जान चुके हैं। राजा बोले, रानी राजेश्वरी, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ छल किया उसकी यही सजा है कि अब तुम इस तहखाने में जीवन भर रहोगी। रानी की आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर गिर पड़ी। महाराज, कृपा कीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। एक बार माफ कर दीजिए। पर राजा का चेहरा अब पत्थर जैसा हो चुका था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने माफ करने लायक कोई काम नहीं किया। अब यही अंधेरा, यही अकेलापन तुम्हारी सजा है। इतना कहकर राजा तेज कदमों से बाहर निकलते हैं और सीधे मैनावती के महल की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार को अपने सीने से लगाकर मैनावती की आंखों में देखकर राजा बस इतना कहते हैं, चलो रानी, अब तुम्हारा राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निष्कर्ष, ईर्ष्या, छल और लालच चाहे जितने भी गहरे क्यों न हो, सच्चाई, मासूमियत और प्रेम के आगे अंततः झुक ही जाते हैं। और जैसा कहा गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है।